अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था कि हम सीबीएस सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, तो आज का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है कार्डिक मसल फिजियोलॉजी एंड एक्शन पोटेंशियल, और ये सारी डिटेल्स हम इस चैप्टर में डिस्कस होंगी। एंड देन एट द एंड हम कुछ एमसीक्यूज़ और क्लिनिकल सिनेरियो डिस्कस करेंगे। सो जस्ट लेट्स स्टार्ट। चलें स्टार्ट करते हैं। हार्ट एक्चुअली एक मस्कुलर पंप होता है। एक मस्कुलर पंप में इसके अंदर एक्चुअली राइट और लेफ़्ट साइड दो पंप होते हैं, एक राइट साइड पे होता है और एक लेफ़्ट साइड पे होता है। जो राइट साइड का ब्लड होता है वो सारी पूरी बॉडी से राइट साइड ऑफ द हार्ट में आता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में, और वहाँ से जो ब्लड होता है वो लंग्स में भेजा जाता है। इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। वेयर जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड में लंग से ब्लड हार्ट के अंदर आता है और हार्ट फिर पूरी बॉडी में ब्लड सेंड करता है, और इसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। हार्ट पंप जो है वो पल्सटाइल पंप कहलाता है। पल्सटाइल का मतलब होता है कि रेगुलर रिदम के साथ जो हार्ट की बीटिंग होती है उसी तरह ये पंप काम करता है। दूसरी बात इस पंप के बारे में, हार्ट के बारे में, ये है कि ये 2 चैम्बर पंप होता है, क्योंकि उसमें एक एट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है, तो हार्ट की जो पंपिंग होती है वो इन दोनों चैम्बर्स को इन्वॉल्व करती है, तो इसीलिए इसको कहते हैं 2 चैम्बर पंप। वेंट्रिकल्स ने क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी में भेजना होता है, तो ये जो होता है इसकी फोर्स जो होती है वो एट्रिया से स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू दी वेंट्रिकल्स। एज़ कम्पेयर टू द एट्रिया, वेंट्रिकल्स की जो फोर्स होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। हम बात करते हैं कार्डिक मसल की। कार्डिक मसल में 3 टाइप ऑफ मसल्स आ जाते हैं। फर्स्ट इज़ द एट्रिया, द अदर वन इज़ द वेंट्रिकल्स, और लास्ट इज स्पेशलाइज्ड मसल्स। जो कार्डिक मसल में और जो स्केलेटल मसल होते हैं उसमें ये डिफरेंस होता है कि जो स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर्स हैं कार्डिक मसल के, उसमें अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स जो होते हैं वो कम होते हैं स्पेशलाइज्ड कार्डिक मसल में। तो उसकी वजह से एक्टिन और मायोसिन जो हैं, जो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल, वो इतना स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं जैसे कि स्केलेटल मसल में किया करते हैं। कार्डिक मसल में कुछ डिफरेंसेस और कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जो स्केलेटल मसल में और स्मूथ मसल्स में भी होती हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जो कार्डिक मसल होता है वो स्टायरेटेड होता है। स्टायरेशन होती है, इस स्टायरेशन का ये मतलब होता है कि जो कार्डिक मसल्स के सेल होते हैं वो लॉन्ग थिन सेल्स हैं जिसमें न्यूमरस न्यूक्लियाई होते हैं, और उसमें ऑल्टरनेटिवली डार्क और लाइट स्ट्रिप्स नज़र आती हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, जिसको हम स्टायरेशन कहते हैं। और यूनिक चीज़ जो कार्डिक मसल में होती है वो होती है इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क एक्चुअली में सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो कार्डिक मसल्स का स्पेशल फीचर है। ये जो कार्डिक सेल मेम्ब्रेन होती हैं, यहाँ से डिफरेंट कार्डिक सेल्स की मेम्ब्रेन्स जहाँ पे जॉइन कर रही होती हैं उनको हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, और जब ये 2 कार्डिक सेल मेम्ब्रेन्स फ्यूज़ करती हैं उस जगह को हम कहते हैं गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस को हम कम्युनिकेटिंग जंक्शंस भी कहा जाता है। इसमें आयंस की ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू दीज चैनल्स और जंक्शंस। कार्डिक मसल की एक यूनिक चीज़ ये भी है कि वो सिंक्शियम की तरह एक्ट करता है। सिंक्शियम का मतलब ये होता है कि कार्डिक सेल एक्शन पोटेंशियल एक दूसरे से, एक्चुअली में कार्डिक सेल्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। जब वो कनेक्टेड होते हैं तो जब एक सेल में कार्डिक पोटेंशियल आता है तो वो आगे दूसरे कार्डिक सेल में ट्रांसफ़र कर सकता है, और वो तेज़ी से पूरे कार्डिक मसल में स्प्रेड हो जाता है। जो सिमिलैरिटी है कार्डिक मसल सेल की विद दी स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल सेल, वो सिमिलैरिटी ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल नेटवर्क होता है एक्टिन मायोसिन का, जो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है जो हम स्केलेटल मसल में डिस्कस करेंगे, वो इन तीनों मसल्स में सेम होता है। एक्शन पोटेंशियल में 2-3 चीज़ें आपने याद रखनी है। एक ये जो वैल्यू है 105 मिलीवोल्ट्स, ये याद रखना है, और एक दूसरी चीज़ ये कि कार्डिक मसल में जो एक्शन पोटेंशियल होता है, जो इसकी फिगर भी इसमें बनी हुई है, तो ये जो एक्शन पोटेंशियल है इसके जो फेजेस होते हैं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है जिसको हम प्लेटियो फेज़ कहते हैं, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल लंबा होता है कार्डिक मसल के अंदर। कार्डिक मसल के अंदर एक्शन पोटेंशियल में 2 चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है फास्ट सोडियम चैनल और एक होता है स्लो टाइप कैल्शियम चैनल्स।
कैल्शियम चैनल को स्लो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आराम से खुलते हैं और बंद होते हैं, मतलब उनका जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू दी फास्ट सोडियम चैनल। अब हम बात कर लेते हैं जो कार्डिक एक्शन पोटेंशियल है उसके जो फेजेस हैं। सो दे आर 4 फेजेस ऑफ द कार्डिक एक्शन पोटेंशियल। 0 होता है, 1, सो एक्चुअली 5 है, 0 है, 1 है, 2 एंड 3 एंड 4, राइट। तो इस फिगर में जो फिगर 1.4 है इसमें सारे फेजेस बने हुए हैं, इनको हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। फेज़ 0 का जो फेज़ होता है वो डीपोलराइजेशन का फेज़ कहलाता है। डीपोलराइजेशन का मतलब है कि जो पॉजिटिव आयंस होती हैं वो बाहर से ECF से सेल्स के बाहर से सेल के अंदर आती हैं, जिसकी वजह से अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा हो जाती है। जब पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है तो जो वोल्टेज है वो हमारे पास पॉजिटिव की तरफ जाती है, जैसे कि फिगर में शो हो रही है। और ये किस वजह से होता है? क्योंकि जो फास्ट सोडियम चैनल्स हैं उनकी ओपनिंग होती है। जो फास्ट सोडियम चैनल्स हैं उसके ज़रिए जो सोडियम सेल के अंदर आता है और उसकी वजह से पॉजिटिविटी जो है वो इंक्रीज़ होगी और सेल जो है वो डीपोलराइज हो जाता है। फेज़ 1 जो होता है वो होता है इनिशियल रीपोलराइजेशन। जो इनिशियल रीपोलराइजेशन है वो तब होती है जब ही सोडियम चैनल्स जो हैं वो बंद होना शुरू हो जाते हैं, जिनकी क्लोजिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो इनिशियल रीपोलराइजेशन का ये फेज़ होता है। जो नेक्स्ट फेज़ है दैट इज़ फेज़ 2, उसको हम कहते हैं प्लेट्यू फेज़। प्लेट्यू फेज़ में क्या होता है, जो स्लो कैल्शियम चैनल्स हैं, ये जो स्लो कैल्शियम चैनल्स हैं ये ओपनिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है, खुलना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर जो है वो कैल्शियम जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। और पोटेशियम चैनल्स जो होते हैं वो बंद होते हैं, जिसकी वजह से पोटेशियम का बाहर आना भी कम हो जाता है। जब कैल्शियम और पोटेशियम दोनों अंदर ज़्यादा रिटेन हो रहे होते हैं, अंदर ज़्यादा पॉजिटिव आयंस होते हैं, तो वो अंदर ही रहते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पॉजिटिविटी को मेंटेन रखते हैं, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव आयन बाहर नहीं जा रही होती है सेल के अंदर से बाहर नहीं जा रहा है, तो हमारे पास सेल के अंदर जो होती है पॉजिटिविटी मेंटेन रहती है और इस फेज़ को हम प्लेट्यू फेज़ कहते हैं। एक और बार मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। जो प्लेट्यू फेज़ होता है वो स्लो कैल्शियम चैनल्स की वजह से होता है और पोटेशियम चैनल की वजह से होता है। जो स्लो कैल्शियम चैनल्स हैं वो खुलना स्टार्ट होते हैं, सो कैल्शियम चैनल्स की ओपनिंग स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से कैल्शियम जो होता है वो बाहर से अंदर आना शुरू हो जाता है। और उस दूसरा जो होता है जो पोटेशियम चैनल्स हैं, पोटेशियम चैनल्स अभी ओपन नहीं होते हैं, उनकी क्लोजिंग हुई हुई होती है, उनकी स्लो ओपनिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से पोटेशियम भी सेल से बाहर नहीं जाता है। जब दोनों चीज़ें कैल्शियम एंड पोटेशियम दोनों सेल के अंदर रहते हैं तो पॉजिटिविटी जो होती है वो अंदर सेल के ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्लेट्यू फेस है वो मेंटेन रहता है, पॉजिटिव वोल्टेज जो होती है वो मेंटेन रहती है और सेल जो होता है वो रिपोलराइजेशन की तरफ नहीं जा रहा होता। जो फेज़ 3 है वो होता है रैपिड रिपोलराइजेशन फेज़। जो रैपिड रिपोलराइजेशन फेज़ है इसमें क्या होगा कि जो कैल्शियम चैनल्स हैं ये बंद होना शुरू हो जाते हैं और पोटेशियम चैनल्स जो होते हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट है फेज़ 2 के। और इसमें ये होगा कि क्योंकि अब कैल्शियम चैनल्स बंद हो रहे हैं और पोटेशियम चैनल्स खुल रहे हैं, तो पोटेशियम आहिस्ता आहिस्ता जो होता है वो सेल से बाहर जाना शुरू हो जाता है, तो रिपोलराइजेशन शुरू हो जाती है। फेज़ 4 जो है वो इट इज़ द रेस्टिंग फेज़ ऑफ द कार्डिक एक्शन पोटेंशियल। इसकी जो वोल्टेज हमने डिस्कस की है 105 मिली वोल्ट्स और -90 मिली वोल्ट्स होती है। ये आप एक्चुअली गाइडेंस से चेक कर लीजिएगा, उसका जो लेटेस्ट एडिशन है उसके मुताबिक जो है वो इसकी वोल्टेज देख लें, क्रॉस चेक कर लें कंफर्म करने के लिए। रिफ्रैक्टरी पीरियोलॉजी का एक टॉपिक है जो ये एक ऐसी टर्म है फिजियोलॉजी की जो हम सब यूज़ करते हैं जब कार्डिक मसल एक्साइट हुआ होता है और उसको दोबारा एक्साइट नहीं किया जा सकता है। रिफ्रैक्टरी पीरियड उन सब मसल्स के लिए यूज़ होता है जिनमें ये एक्शन पोटेंशियल और कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी होती है, नॉट जस्ट फॉर द कार्डिक मसल। दोबारा एक्साइट होने का मतलब ये है कि उसको दोबारा से एक्शन पोटेंशियल रीस्टिमुलेट नहीं हो सकता जब एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका हो। जब तक वो पूरा इन फेजेस से गुजरता नहीं है तब तक, जब तक वो रेस्टिंग फेज़ में ना आ जाए तब तक यही एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो रीस्टिमुलेट नहीं किया जा सकता है। एक और टर्म होती है फिजियोलॉजी में जिसको हम कहते हैं एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग का ये मतलब होता है कि जो मसल का एक्शन पोटेंशियल है जब उसमें वो जनरेट होता है तो मसल एक्शन पोटेंशियल आगे से कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट करता है। मतलब मसल का एक्शन पोटेंशियल होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो वो आगे से मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है।
कार्डिक मसल में एक यूनिक फीचर होता है जिसको हम कहते हैं टी टिब्यूल्स। अब कार्डिक मसल में जब ऊपर सरफेस लेवल से एक्शन पोटेंशियल सेल के अंदर इनसाइड ऑफ द कार्डिक मसल टी टिब्यूल्स के ज़रिए जाता है, जिसका ये स्ट्रक्चर जो है इस फिगर में शो हो रहा है। टी टिब्यूल में जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो वो आगे से सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम जो एक ऑर्गेनेल होता है उसको स्टिमुलेट करता है। अब इस स्टिमुलेशन की वजह से क्या होता है, जो रेटिकुलम है, रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम आयन स्टोर हुई हुई होती हैं और जब एक्शन पोटेंशियल टी टिब्यूल के ज़रिए इस ऑर्गेनेल को स्टिमुलेट करता है साइकोप्लाज्म रेटिकुलम को, तो ये कैल्शियम आयन रिलीज़ हो जाती हैं और ये जो कैल्शियम आयन्स जो होती हैं दे आर एक्चुअली द प्राइमरी थिंग जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोसेस ऑफ द मसल। तो वो कैल्शियम आयन जो होती हैं वो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट जो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है उसके मुताबिक मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराती हैं। ये सेम मैकेनिज़्म वही मैकेनिज़्म है जो स्केलेटल मसल में भी इस्तेमाल होता है। फिगर 1.6 ये जो है इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है कि किस तरह से कैल्शियम जो होते हैं वो आता है टी टिब्यूल्स के ज़रिए और वो कैल्शियम को ये रेटिकुलम को स्टिमुलेट करता है और फिर कैल्शियम जो है वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराती है। इसी तरह जब रिलैक्सेशन होनी होती है मसल की तो कैल्शियम ये अपना काम करके कॉन्ट्रैक्शन करवाने के बाद सेल्स से बाहर चला जाता है और जो चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं कैल्शियम सोडियम चैनल्स और इस तरह मसल जो होता है वो रिलैक्स हो जाता है। तो ये था पूरा चैप्टर जो हमने बहुत जल्दी से गो थ्रू कर लिया है। इस टॉपिक में बस यही सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने कवर कर ली हैं विद इन लाइक 10 मिनट्स। अब क्लिनिकल सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। ये क्लिनिकल सिनेरियो आप लोग रीड कर लें। सिनेरियो के जो दोनों क्वेश्चंस हैं वो भी आप रीड कर लें और इसके आंसर में कोई क्यूरी है तो आप कमेंट्स में जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये MCQs हैं। MCQs are very simple, very easy, and for your ease I have also mentioned the answers as well. So if you have any query related to the MCQ or clinical scenario or if you want me to any concept then आप comment करें और मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में मैं लैंग्वेज जो इस्तेमाल करूँ वो बहुत आम फहम हो और ज़्यादातर जो है और उर्दू में ही मैंने कोशिश की है ज़्यादातर मैं बोलूँ, क्योंकि जो बाकी मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं MBBS और BDS के अलावा उन स्टूडेंट्स को ताकि आराम से समझ आ जाए। मैं ख़ुद क्योंकि प्री मेडिकल इन स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ जिनका इस फील्ड से ताल्लुक़ है, तो आई अंडरस्टैंड कि ज़्यादातर जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो बैकग्राउंड होता है वो होता तो प्री मेडिकल FSC से ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन उनका ज़्यादातर जो एजुकेशन होती है वो उर्दू मीडियम कॉलेजेस या स्कूल से होती है। सो उन स्टूडेंट्स को नज़र में रखते हुए मैंने इस वीडियो को उर्दू में और ईजी लैंग्वेज में बनाया है। अगर आप कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करें। अब मैं ज़रूर उसको बताने की कोशिश करूँगी और उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस भी कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।